आइए देखो, आप लोग को पढ़ा गए थे तो परमेय संख्या का पहचान करें, ठीक है। अब आते हैं प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन के रूप में। कौन सा इसमें जो दिए हैं लगभग 11 क्वेश्चन है, तुमको बताना है कौन प्रमेय है कौन अप्रमेय है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रमेय या अप्रमेय संख्या है। इसमें कौन प्रमेय संख्या है कौन अप्रमेय संख्या है ये बताना है। तो देखिए आपको साफ बता दिए थे कि अगर पाई नंबर में रहेगा हम क्या बोलेंगे इसको अप्रमेय संख्या, ठीक है। कौन करते हैं इसका लिस्ट बना देते हैं, ठीक है। कौन प्रमेय संख्या है कौन अप्रमेय संख्या है ये बताना। पहला नंबर आपका क्या है बताइए, अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या हो गया पाई, माना ही जाता है पाई को अप्रमेय संख्या, ठीक है। अप्रमेय संख्या का जब हम दशमलव निरूपण निकालते हैं बताए थे आपको, ठीक है। ये अशांत होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, यानी कहने का मतलब रिपीट नहीं करेगा, अनावर्ती हो, इसका मान आते जाएगा, ठीक है। तो पाई कौन सी हो गया, पाई क्या हो गया अप्रमेय। और फिर अप्रमेय संख्या कौन कौन है, 22/7 नहीं भाई, 22/7 आपका प्रमेय संख्या, ठीक है। 22/7 को जब दशमलव बदलते हैं तो दशमलव के बाद 3 से 4 अंकों तक मैच करता है वैल्यू, इसी वजह से है ना, ठीक है। लगभग उसको मान लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन के पीछे 22/7 जो है ना आपका क्या है प्रमेय। चलिए इसका भी लिस्ट बनाते हैं, जिसका जो मिलेगा लिखते हैं। और आपको हम बताए थे, ठीक है, कि अगर एक प्रमेय संख्या हो और एक अप्रमेय संख्या हो, दोनों का जोड़ या घटाव क्या होगा, एक अप्रमेय संख्या। गुणों और भाग में ये बात बताए थे कि शून्य को छोड़ के बात करें, ठीक है। अगर एक प्रमेय संख्या है और एक अप्रमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर प्रमेय संख्या में किसको छोड़ना है, शून्य, ठीक है। एक प्रमेय संख्या शून्य को छोड़कर और एक अप्रमेय संख्या, ठीक है, दोनों का गुणनफल या भागफल क्या होगा, एक अप्रमेय संख्या, ठीक है। ये जितना सा देख करके तुम बता दो, लेकिन दो अप्रमेय संख्या होगा तब उसका जोड़ घटा गुणा भाग करेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, ठीक है, कि प्रमेय भी हो सकता है और अप्रमेय संख्या भी हो सकता है। इसके लिए क्या करोगे, पहले अगर सॉल्व होगा पहले सॉल्व करोगे तब डिसीजन लो। तो आइए बात करते हैं, ये प्रमेय पाई को प्रमेय हो गया, 22/7 प्रमेय हो गया। ये बताइए क्या, एक मिनट गौर करके देखिए, ब्रैकेट में जो दिया हुआ है ये 3 है प्लस √2 है, 3 क्या है प्रमेय, √2 क्या है अप्रमेय, दोनों का जोड़ क्या होगा अप्रमेय, ये अप्रमेय ये भी क्या है। जब वो दोनों अप्रमेय हो जाए तब उस कंडीशन में सावधान हो, ठीक है। सॉल्व करेंगे तभी जाकर डिसीजन लेंगे। तो आप एक बात बताओ, 3 + √2 ब्रैकेट में ये दिया हुआ है, अप्रमेय बन गया, ये भी अप्रमेय बीच में घटा है, यहाँ पे तुमको सॉल्व करना है तभी तुम बता पाओ, है कि नहीं, समझे।
तुम बताओ अगर तुम सॉल्व करते हो, तो अगर जब हम सॉल्व करते हैं 3 नंबर का, 3 प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2, तो बताइए क्या है? 3 प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? ये क्या है? ये परमाणु संख्या का हम चला जाएगा ये, ठीक है? परमाणु संख्या का लिस्ट 4 नंबर आइए, ठीक है? 4 नंबर में हम क्या देखते हैं? 2 क्या है? परमाणु संख्या। y क्या है? अपरमेय संख्या। एक परमाणु संख्या हो और एक अपरमेय संख्या हो, इसमें क्या है? घटाव। दोनों का घटाव क्या होगा? अपरमेय संख्या। इसमें एकदम आसान है, इसमें कहीं कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे 2 अपरमेय संख्या का बात आ जाए, वहां पे है ना थोड़ा सा, ठीक है, डिसीजन लेने में देखो 4 नंबर 2 परमाणु संख्या है, ठीक है? माइनस 5 कौन सी है? अपरमेय संख्या। दोनों का घटाव क्या होगा? अपरमेय। तो ये अपरमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पाई क्या है? अपरमेय संख्या। 2 क्या है? परमाणु संख्या, ठीक है? दोनों का भाग पर क्या होगा? अपरमेय संख्या। भजन फल लिखा है, अपरमेय संख्या हो गया। ये अपरमेय, ये परमाणु, ये भी अपरमेय, अपरमेय। ये देखिए 8 नंबर 2 अपरमेय रूट 2 अपरमेय, दोनों का गुणनफल अपरमेय, ऊपर भी अपरमेय नीचे भी। यहाँ पे सावधान, यहाँ पे सावधान, यहाँ पर डिसीजन इसी कारण ले पाएंगे। अपरमेय भी हो सकता है और अपरमेय भी हो सकता है। देखना सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करेंगे, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं सॉल्व हो रहा है। 2 रूट 2 बाय रूट 2 रूट 2 कैंसिल कितना हो गया? 2। तो क्या है? परमाणु संख्या। इसमें कौन सा लिस्ट में चला जाएगा? ये परमाणु संख्या का लिस्ट में चला जाएगा। और नंबर है भैया 8। 9 नंबर बताइए। परमाणु, ये अपरमेय, तो अपरमेय होगा, तो ये अपरमेय वाला में चला जाएगा। देखना ये बताइए 2 प्लस रूट 3 है और माइनस 2 माइनस रूट 3, तो देखिए ये अपरमेय, ये भी अपरमेय, दोनों का घटाव। इसी कारण पहले डिसीजन ले लेंगे, क्या करेंगे? सॉल्व हो रहा है तो फिर सॉल्व करेंगे। 2 प्लस रूट 3 माइनस, ठीक है? यहाँ पर माइनस के बाद 2 पद है, ठीक है? ब्रैकेट में गिरा हुआ है भाई, तो माइनस के बाद एक से अधिक पद रहे, जेड के लिखा हुआ है ना, जेड के लिखना भी चाहिए, ठीक है? तो देखिए ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2, माइनस माइनस प्लस। ये देखिए 2 और 2 कैंसिल कर रहा है, 0 बच क्या गया? रूट 3 प्लस रूट 3। देखिए दोनों का करणीय दिशा है, करणीय के अंदर भी सेम संख्या है, इसका मतलब यहाँ पे जुटेगा, जोड़ हो जाएगा। ये दो रूट 3, ये दो रूट 3 का वो रूट 3 बता तू क्या है? परमाणु। रूट 3 क्या है? वो परमाणु। एगो परमाणु, एगो अपरमाणु, दोनों का गुणनफल क्या होगा? वो परमाणु। यहाँ पे वो परमाणु हो गया। कौन नंबर भैया? 10। अब आते हैं 11। 11 देखिए 2 प्लस रूट 3 है, 2 प्लस रूट 3 है इंटू 2 माइनस रूट 3। ये क्या है? ये क्या है? रूट 3 क्या है? ये क्या बन गया?
टू क्या है टू, फिर क्या है दोनों का घटा देते हुए घटाने भी तो क्या हो गया ओ परमेय, ये ओ परमेय ये ओ परमेय, बीच में क्या है गुणों। जब टू ओ परमेय से जाकर गुणनफल निकालो, जोड़ निकालो, घटा निकालो या भाग निकालो, वहां पे साफ जाओ, डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले पाए। उसके लिए क्या करना होगा, पहले सॉल्व करना होगा, सॉल्व होगा तो सॉल्व। तो अभी हमको दिख रहा है अगला ए जैसा, पिछला ए जैसा, एगो प्लस एगो माइनस में कौन फॉर्मूला ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, नंबर है 11 2 प्लस √3 2 माइनस √3। देखो ये a प्लस b a माइनस b क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसमें बैठा दें। ये फॉर्मूला है, इस पे बैठाएंगे, बोलिए क्या हो a की जगह कौन है 2, 2 का स्क्वायर माइनस b की जगह कौन है √3, तो √3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया √3 का स्क्वायर कितना हो गया 4 घटा 3 कितना हो गया, ये कौन सी है परमेय संख्या। तो बताइए ये किसके लिस्ट में जाएगा परमेय संख्या। कहीं पर दिक्कत, ठीक कोई दिक्कत, लेकिन मान लो ये सब तो तुम पा कर रही है, लेकिन ये तो देखने के साथ जो बता सकते हो क्या 0.1 0.1 0.01 0.01 ये बताइए क्या परमेय संख्या। 12 नंबर हो गया परमेय संख्या। अच्छा मान लो ऐसा है 0.3232 डॉट डॉट, बताइए क्या परमेय संख्या। ठीक है, ये आसान है लेकिन आवर्ती है, रिपीट कर रहा है। ठीक है 13 नंबर परमेय संख्या में लिखा गया ना भाई। तेरह नंबर क्या हो गया परमेय संख्या। बोलिए क्या बोलेगा भाई 0.32 दे दिया, दशमलव के बाद 2 अंक तक की लिखा हुआ है, डॉट डॉट है क्या, रिपीट कर रहा है क्या, नहीं ना। तो ये क्या हो गया सौंध दशमलव, किसका होता है परमेय संख्या। परमेय संख्या का दशमलव के ऊपर 2 प्रकार है, एगो सौंध का एगो असौंध आवर्ती। तो ये हो गया परमेय संख्या। समझा ये बात को, ठीक है। चलिए इसका बताइए 1 + 7 3 2 0 5 डॉट डॉट, बदल बदल के वैल्यू आ रहा है। ठीक है, दशमलव के बाद क्या होगा बदल बदल के वैल्यू आते जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है समझ में आया। कहीं को तकलीफ छूटना नहीं चाहिए, क्वेश्चन छूट जाएगा नहीं छूट जाएगा। अच्छा ये वो पूछते हैं, बता रहा हूँ ये दोनों कौन परमेय है कौन अपरमेय है। देखिए 64 8 का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, ये हो गया परमेय, कौन हो गया 16 नंबर परमेय। 128 किसी का स्क्वायर नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका परमेय। इसको नहीं समझ में आए तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखिए 128 ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए 2 छके 12 2 चौके 8, फिर 2 से 2 किया 6 2 दूनी 4 16 8 4 2 128 पे कितना लिख देंगे 2 9 2 कब आएगा भाई 1 2 3 4 5 6 7 जरा बैठा, लेकिन एक फुट बच गया आया ना। इसका कहने मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो कितना आएगा
गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, एक 2 निकलेगा, दूसरा 2 निकलेगा, तीसरा 2, लेकिन ये बेचारा अकेले रह जाएगा। तो 2 नीचे आके बैठा गया 8 रूट। ये क्या है? 8 प्रमेय। रूट 2 क्या है? वो प्रमेय। दूसरा गुणनफल क्या होता है? समझे बात तुम? तो अब प्रमेय और प्रमेय चुनने के लिए देगा तो इसमें गलती नहीं करोगे, ठीक है? ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है? अब हम चलते हैं आपका जोड़ने घटाने के लिए इसी तरह सीख गए, ठीक है? जोड़ने घटाने के लिए अगर जो तुमको सीखना है तो 9th क्लास में जोड़ने घटाने के लिए सिखाएंगे, उसमें हर का प्रमेयकरण सिखाएंगे, ठीक है? समझे बात को? वो वीडियो तुम लोग देख लेना। अभी अब चलते हैं आप लोग का, ठीक है, 1.3 में जो सवाल है, √2 क्या देखा तुम? वो प्रमेय संख्या, इसको सिद्ध करेंगे। √2 एक वो प्रमेय संख्या है, इसको क्या करने सीखेंगे हम? सिद्ध करेंगे, ठीक है? देखिए सीबीएसई का इंग्लिश मीडियम वाला बुक में तुम देखोगे, ठीक है, आपका तो सीधा √2 को ही बता दिया है प्रमेय, ठीक है? लेकिन वहाँ क्या है, उस बुक में लिखा है कि √p एक प्रमेय संख्या है, सिद्ध करें। √p एक प्रमेय संख्या है, सिद्ध करें। जहाँ p एक अभाज्य संख्या है, जहाँ p क्या है? अभाज्य। लेकिन यहाँ आपका इस बुक में ऐसा करके कुछ नहीं किया, यहाँ सीधा √2 को ही वो प्रमेय संख्या है, √2 को ही हम क्या बोल दिए हैं? प्रमेय बोल दिए। परिमेय और प्रमेय में अंतर है, ध्यान में रखिएगा, गलत कंफ्यूजन ना हो। हम क्या करना चाह रहे हैं? थ्योरम, ठीक है? √2 एक प्रमेय संख्या है, ये सवाल के रूप में नहीं देखा गया तुम्हारे बुक में, थ्योरम के रूप में देखा गया है, ठीक है? मुझे पलट के देख सकते हो। तो यहाँ √2 क्या है? प्रमेय के रूप में दिया हुआ है, ठीक है? प्रमेय 1/4 है, थ्योरम के रूप में दिया हुआ है, सवाल के रूप में नहीं दिया हुआ है, ठीक है? समझे? तो चलिए √2 को हम सिद्ध करते हैं। कौन सी सिद्ध करेंगे उसको हम? ये √2 एक क्या है? अप्रमेय संख्या है। √2 एक क्या है? अप्रमेय संख्या है, ठीक है? तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। √2 एक अप्रमेय संख्या है, सिद्ध करें, या पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये वाला बात। सिद्ध करें √2 एक अप्रमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? फर्स्ट सिद्ध करें √2 एक क्या है? अप्रमेय संख्या है। तो आइए देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे, विरोधाभास वाला, ठीक है? समझे? यहाँ पे उल्टा मान लेंगे। √2 यहाँ क्या सिद्ध करने बोला है? अप्रमेय ना, हम मान लेंगे कि प्रमेय संख्या है। √2 एक क्या है? प्रमेय संख्या, ऐसा मान लेंगे हम, समझे? जैसे मान लो कि होता है ना भाई, किसी कोई चोर है, अरे ऐसा समझो ना, कोर्ट सब में जो होता है, ठीक है? ठीक है, तुम कोई चोर वहाँ उपस्थित हुआ, ठीक है? ठीक है, मान लेते हैं तुम चोर नहीं हो, तो चोर नहीं हो तो इसका सबूत दो। अगर सबूत देने में फेल हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब वो कौन सी हो गया? चोर हो गया। तो बस इसका मतलब यहाँ पे यही है कि हम अप्रमेय √2 को अप्रमेय संख्या हमको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका उल्टा मान लेंगे कि √2 एक कौन सी है? प्रमेय संख्या, ठीक है? अब इसको आधार मानते हुए सॉल्व करेंगे, जो भी है यहाँ पे 33 देंगे, ठीक है? और अभी बताते हैं कहाँ पे फेल करेगा ये चीज़, ठीक है? तो सबूत देने में, यानी कहने का मतलब जो हम माने हैं उसके उस पर जाके खरा ये नहीं उतरेगा, ठीक है? तो हम क्या बोल देंगे कि हमारा मानना क्या है? गलत है। तो हमारी मान्यता गलत है, तो इसका कहने का मतलब ये जो स्टेटमेंट है √2 एक अप्रमेय संख्या है, मतलब यही सही होगा, समझे? तो इस ढंग से इसको हम सिद्ध करेंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए हम इसको मानेंगे प्रमेय संख्या, उल्टा मान लेंगे इसका, ठीक है? माना, और भाषा सब लिख सकते हो, यदि संभव है तो मान लिया कि, ठीक है? ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन सीधा चलिए लिखते हैं। माना √2 एक
प्रमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान सकते हो, ऐसे भाषा लगाओगे तो बहुत ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, यदि संभव है तो मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है, या तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यदि संभव है तो मान लिया कि √2 एक वो परिमेय संख्या नहीं है बल्कि कौन सी है, परिमेय संख्या है। समझे? तो उतना करने से कोई फायदा नहीं है, बस ये लिख दिए। ठीक है, क्या मान लिया है, परिमेय संख्या। ठीक है, कैसा परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या दो तरह का होगा। ठीक है, कि अंश और हर में एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ऐसा होगा। या तो ठीक है, अंश और हर में, परिमेय संख्या का अंश और हर में, ठीक है, एक के अलावा भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या का अंश और हर सअभाज्य भी हो सकता है। ठीक है, समझे बात को, या दोनों अंश और हर भाज्य संख्या भी हो सकता है। अरे सीधी सी बात बोलते हैं, मोटा मोटी समझो ना, कटे छटे वाला भी हुआ सके। ठीक है, समझे, अन्य कटे छटे वाला भी, यानी कि इस तरह का भी। तो हम यहाँ पे कौन सा परिमेय संख्या मान, जैसे मान लो या 2/4 है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 कट गया ना भाई, तो 2/4 परिमेय संख्या टाइप का लोगे या 1/2 टाइप का लोगे। यानी कहने का मतलब ये हो गया कटने छटने वाला या कटा छटा हुआ। तो यहाँ कटा छटा हुआ लेंगे, यानी कटा छटा हुआ में ही हम बोलते हैं कि इसमें और इसमें एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और समझे, तो इस टाइप का हम यहाँ परिमेय संख्या लेंगे। समझे, तो आइए, तो हम लिखेंगे, इसलिए √2 बराबर क्या होगा, P/Q। ठीक है, और यहाँ P और Q क्या है भैया, लिखेंगे जहाँ P और Q पूर्णांक है, कोमो Q ≠ 0 है। ठीक है, तथा P और Q सअभाज्य है। सअभाज्य नहीं समझ पा रहे हो अभी? ठीक है, तो ऐसा समझिए, P और Q में एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ऐसा परिमेय संख्या माने हैं हम। ओके, अब आइए, अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, इस रूट को खत्म करना है, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, आइए दोनों तरफ वर्ग करते हैं। फिर किसी को आइए यहाँ तक देखिए, क्या दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग कर दिए। अब जो है तो लिखे है भाई, चलो √2 का होल स्क्वायर P/Q का होल स्क्वायर, स्क्वायर वजह से रूट खाता है, तो 2 हो गया, यहाँ P का स्क्वायर/Q का स्क्वायर, यानी 2 P/Q का होल स्क्वायर, P का भी स्क्वायर होगा, Q का भी स्क्वायर। अब जो है Q स्क्वायर को धर लेते हैं, क्या बनेगा, P स्क्वायर = 2Q स्क्वायर। इसको समीकरण हम फर्स्ट कर, तो सीधा एक लिख दो, एक नंबर। अब क्या करोगे, इसका मीनिंग क्या होगा, तुम यहाँ देख रहे हो P स्क्वायर इक्वल जाए 2Q स्क्वायर, दो गुणों है,
2 स्क्वायर के साथ में क्या है भाई, 2 गुना। इस बात को तुमसे हम पूछना चाहते हैं, अगर मान लो 10 तो 2 गुना 5 लिख सकते हैं 10। तो हम एक चीज गौर कर पाए कि यहाँ 10 को जब 2 गुना 5 लिखे यानी कि 10 जो है 2 से भी भाग लगेगा और इससे भाग लगेगा, 5 से भी लगेगा, खुद से तो भाग लगेगा ही लगेगा, 1 से भी लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये 2 से भी लगेगा और 5 से भी लगेगा। कहने का मतलब ये है कि इधर जो देख रहे हो तुम 10 बाएं तरफ, इसको जो तोड़ के हम लिखते हैं गुना करते हैं, ये जो अपने गुणनफल से ये क्या होगा, विभाजित होगा। अपने गुणनफल से क्या होगा, विभाजित होगा। और इसी चीज को आपके बुक में प्रमेय संख्या लेक्चर 3 में दिखाया गया, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से अभी समझिए, ठीक है, ये 10 जो है इसका गुणनफल है 2 और 5, तो गुणनफल है 2 और 5 का मतलब 10 जो है 2 से भी भाग लगेगा और 5 से भी लगेगा, अर्थात अपने गुणनफलों से विभाजित होगा। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि p स्क्वायर जो है इक्वल है किसके, 2 × q स्क्वायर, हम गुना है यहाँ 2 गुना q स्क्वायर, इसका मतलब 2 से ही विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, अपने गुणनफल से क्या होगा, ये विभाजित हो जाएगा। हम लिखेंगे 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 20 का क्या करता है, विभाजित। अच्छा एक बात बताओ, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 1। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 1। जब 100 को तुम जोड़ोगे तो 2 गुना 5 यानी 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5, ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 5 गुना 5। एक चीज गौर करो कि तुम जब स्क्वायर हटा दिए तो ये 10 था, और स्क्वायर भी था यानी 100 था, 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर था। तो आप देखो कि गुणनफल इसका क्या है, 2 और 5 की कुछ अलग आ गया क्या स्क्वायर करने पर, नहीं ना, वही चीज आया लेकिन रिपीट किया, 2 गुना 5 फिर 2 गुना 5, 2 गुना 5 2 गुना 5। यानी मेरा यहाँ पर कहने का यह मतलब था कि अगर स्क्वायर अपने गुणनफल 2 और 5 से विभाजित हो रहा है, स्क्वायर हटा देंगे तो उसका गुणनफल वही रहेगा, 2 और 5 ही रहेगा, ठीक है। तो 2 से भाग लगेगा और 5 से भी लगेगा, यानी कहने का मतलब देखा तुम 10 जो है 2 से भी लगा भाग और 5 से भी लगेगा, तो इसका स्क्वायर कीजिए, वो भी किससे भाग लगेगा, 2 से ही और 5 से लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, 2 और 5 से। स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर हटा देंगे तो फिर भी किससे भाग लगेगा, 2 और 5, ठीक है। चलिए, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो हम इस बात को लिख सकते हैं कि 2 जो है p को भी विभाजित करेगा, करेगा कौन सी करता है, इस स्टेटमेंट को 2 कर, ठीक है, नंबर 2 दे, ऐसे ए बी भी बोल सकते हो। अब भाई अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर 2 p को विभाजित करता है, 2 p को विभाजित करता है, इसका मतलब p में 2 होगा, p जो है 2 का मल्टीपल होगा। इस स्टेटमेंट से हम पता कर पा रहे हैं कि अगर 2 p को भाग लगा रहा है, इसका मतलब p में निश्चित है कि 2 गुणों के रूप में होगा, 2 का गुणनफल होगा ये, ठीक है, 2 का मल्टीपल होगा ये, ठीक है। तो हम इसलिए इस सोच के अनुसार हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बात लिख देंगे कि माना माना p बराबर 2m मानो 2 ये बोलो या अदरवाइज लेकिन 2 का मल्टीपल होना, जहां m पूर्णांक, m क्या है, पूर्णांक। तो अब क्या करेंगे कि p बराबर जो 2m हो गया, यानी p जो है 2 का मल्टीपल हुआ,
ये 2m जो है ना, ये p का मान हुआ, ये p का मान जो 2m है, इसको हम समीकरण 1 में रखें। अब p का मान 1 में रखें, एक में रख देते हैं। देखिए यहाँ p है, यहाँ p के इक्वल कितना है 2m, p के जगह 2m है, यहाँ p का स्क्वायर 2m का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू क्यू का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 m स्क्वायर, 2 इंटू क्यू स्क्वायर, 2 गुना में इधर आएगा क्या होगा 8 4m स्क्वायर बटा 2, यहाँ हो गया क्यू स्क्वायर, कट रहा है कटा दो, 2m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया क्यू स्क्वायर। अगर इजाजत दो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर को इधर लिख देते हैं, इधर क्या होगा 2m स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं 3, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं 3। अब क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार जो है ना वही स्टेटमेंट लिखे जो ऊपर में लिखे थे, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि क्यू स्क्वायर किसका मल्टीपल है 2 इंटू एल स्क्वायर। इसका मतलब ये बात लिख सकते हैं कि 2 जो है इसको विभाजित करेगा, 2 क्यू स्क्वायर विभाजित करता अगर क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, अगर स्क्वायर हटा देंगे तो भी है ना 2 क्यू को विभाजित करेगा, यानी क्यू स्क्वायर को क्यू विभाजित कर रहा है, स्क्वायर हटा दिए तो मतलब क्या होगा क्यू, तो क्यू जो है 2 को विभाजित कर रहा है। जैसे देखिए अभी कुछ देर पहले बताए थे कि 10 का स्क्वायर करता है 1, इसको 2 गुना 5 गुना 5, तो आप क्या देख पा रहे हो कि 10 स्क्वायर को विभाजित कौन कर रहा है 2 5, अरे 2 बोलेंगे फिर तो 2 हो गया भाई, 2 और कौन भाग लगा रहा है 5, स्क्वायर हटा देंगे तो 10 होगा, ये 10 गुना 10 100 होता है, ठीक है, 10 को तोड़ेंगे 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुना कितना हो गया 5, यानी यहाँ जो देख रहे हो 10 को 2 भी विभाजित कर रहा है 5 भी विभाजित कर रहा है, और वही 10 का स्क्वायर को भी कौन विभाजित कर रहा है 2 और 5 भी कर रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर स्क्वायर 10 का स्क्वायर को विभाजित कर रहा है जो बड़ी संख्या, वही संख्या स्क्वायर हटाने के बाद जो 10 बचता है उसको बड़ी संख्या विभाजित करेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 2 जो है क्यू को भी विभाजित करेगा। इसको हम स्टेटमेंट कितना मानते हैं 4। तो देखिए एक चीज गौर कीजिए, आप मान के क्या चले, आप मान के चले थे कि P और Q पूर्णांक है, ये बात ठीक है, Q नॉट इक्वल टू 0, और क्या माने थे P और Q में एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, एक को छोड़कर, ठीक है, P और Q में एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, यानी P जो है कटा बराबर Q, ठीक है। लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 2 P को भी विभाजित करता है, मतलब P में 2 है, 2 Q को भी विभाजित करता है, मतलब Q में भी 2 है, यानी कहने का मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ क्या पाया 2, क्या पाया, जबकि हम लिए थे क्या कि एक को छोड़कर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहाँ पर गड़बड़ स्थिति होगी, यहाँ पे अंतर विरोध पैदा हुआ भाई, जो हम माने थे, ठीक है, जो मान के चले थे उसके विपरीत आया। हम क्या लिखेंगे, क्योंकि
2 और 4 दूसरा और चौथा स्टेटमेंट से हम पाते हैं कि P और Q में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए हमारी मान्यता वो मानते हैं। क्या हमारी मान्यता था वो लिख देते हैं कोमा देकर। P और Q में एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है कोमा। यही माने थे भाई, P और Q में एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यही हमारा मान्यता था। ये क्या है? गलत। क्या है? गलत। एक ही स्टेटमेंट में दो बात आ गई। हमारी मान्यता क्या है? गलत। हम क्या मानेंगे भैया? तो कोमा के अंदर हम देते हैं P और Q में एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। इसका मतलब ये हुआ तो हम कह सकते हैं अतः √2 एक परमेय संख्या, √2 एक क्या है? एक परमेय संख्या। ठीक है, कि हम विरोधाभास उत्पन्न हुआ, जो हम माने थे उसका विरोध हुआ ना। तो बस यही है आपका √2 सिद्ध करने का, √2 एक परमेय संख्या है सिद्ध करने का तरीका। अब इसी के जगह पे तुमको दे देगा सिद्ध करे कि √3 एक परमेय संख्या है। तो बस कुछ नहीं करना, जहां जहां 2 था वहां तीन लगा। ठीक है, देखो यहाँ तक एकदम 3 जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ भी ठीक है। जैसे यहाँ 3m मानोगे तो यहाँ 3m का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ 3 का स्क्वायर कितना जाएगा? इधर 3 रहेगा, फिर कटेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 3 कर प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, चिंता मत कीजिए। √3 का भी यहाँ पे भी हम बनवा के दिखा देते हैं, फिर √5 का देंगे बनाने के लिए, और तब फिर जोड़ घटा वाला देंगे। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। देखो अब देखो अगर मान लो यहाँ पे √2 ना देकर √3 दे दे, एक सिद्ध करे √3 एक परमेय संख्या। ठीक है, कुछ नहीं करना भैया, जैसे √2 वाला को बनाए हो वैसे √3 वाला बनाए। ठीक है, माना √3 क्या है? परमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए √3 बराबर क्या होगा? P/Q। कैसा P/Q है भैया? यानी कैसा परमेय संख्या है? घटा ये लिखे P और Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 है। P और Q में एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, यानी P और Q का आभासी। ठीक है,
इस रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग करें, स्क्वायर करें। यहाँ √3 का स्क्वायर होगा, तो p बटे q का होल स्क्वायर हो जाएगा, p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया, q स्क्वायर इसके साथ गुणा होगा, तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 3q स्क्वायर। ठीक है, अब तुम देख रहे हो p स्क्वायर किसके इक्वल है, 3 × q स्क्वायर, ये 3 गुणनफल में है, तो ये 3 को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा, सॉरी 3 को बोल दिए, 3 से ये क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, यानी p स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित होगा, ये 3 जो है p स्क्वायर को विभाजित करेगा, देखिए 3 p स्क्वायर को विभाजित करता है, लिख दिए। ठीक है, अगर p स्क्वायर को विभाजित करता है तो स्क्वायर हटाने के बाद भी है ना 3 विभाजित करेगा। अभी समझाए थे 10 का उदाहरण दिए, 10 का स्क्वायर 100 को 2 और 5 भाग लगाया रहा है, तो अगर स्क्वायर हटा देंगे तो 10 होगा, 10 को भी 2 और 5 भाग लगा रहा है। अगर इस स्टेटमेंट को तुम देखो, अगर यहाँ तक तुम समझ गए कि 3 जो है p को भी विभाजित करता है, इस बात से तुम वाकई में वाकिफ हो कि अगर 3 p को विभाजित करता है मतलब p में 3 होगा, तो p जो है p में 3 होगा मतलब 3 का मल्टीपल होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का मल्टीपल को ऐसे दर्शाते हैं, p बराबर क्या लिख देंगे हम, 3n, जहाँ m क्या है, कोई पूर्णांक है या पूर्णांक भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ m पूर्णांक है। अब इस p का मान जो 3m देखे इसको समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, इसको समीकरण कहाँ रख देंगे, फर्स्ट में रख देंगे, तो जहाँ पे p है वहां पे क्या लिखेंगे 3, जहाँ पे p है वहां पे क्या लिख देंगे भाई 3, जहाँ पे p है वहां हम लिख देंगे क्या 3। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ p स्क्वायर, यहाँ क्या है p स्क्वायर, p स्क्वायर p के जगह यहाँ पे 3m हो गया और स्क्वायर है, इसका मतलब होल स्क्वायर हो गया। अब बराबर क्या है 3q स्क्वायर, 3m का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, यहाँ कितना हो गया 3। अब 3 इधर आएगा क्या होगा भाग में, अगर 3 इधर आएगा क्या होगा भाई भाग में, देखिए यहाँ 9m स्क्वायर पर लेस था, 3 इधर आ गया भाग में, 3 दिया 9, तो क्या हुआ भाई यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा, 3m स्क्वायर, q स्क्वायर किधर लिख दे, 3m स्क्वायर किधर लिख दे, कहीं को तकलीफ। देखो पहले के जैसा ही हो गया, इसी के जैसा हो गया ये, देखिए भैया क्या करना चाह रहे थे, यहाँ देख रहे हो q स्क्वायर 3 × m स्क्वायर यानी 3 × m स्क्वायर, यानी 3 जो है गुणनफल किसका q स्क्वायर, मतलब 3 जो है q स्क्वायर क्या कर देगा विभाजित कर देगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 q स्क्वायर को विभाजित करता है, अगर q स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसका कहने का मतलब ये हुआ ये 3 जो है ये 3 जो है q को भी विभाजित करेगा, ठीक है q को भी विभाजित करता है, इसको स्टेटमेंट 4 बोल दीजिए। 2 और 4 से हम पाते हैं कि p और q में 3 क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि हम मान के चले थे क्या कि p और q में एक को छोड़कर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, हमारी मान्यता p और q में एक को छोड़कर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्या है गलत है। अतः
अतः √3 एक क्या है, कोपरमय संख्या है। √3 एक क्या है, कोपरमय संख्या है। कहीं को दिक्कत? ठीक, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, इसको एकदम बनाइए, ठीक है। अब फिर देते हैं, लगिए बना लीजिएगा √5 वाला, ठीक है। उतारिए जल्दी, और इसको उतारने के बाद बनाइए √5 एक कोपरमय संख्या। चलिए देखो अब अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दे, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक कोपरमय संख्या, एक कोपरमय। आइए देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे। पहले आपके बुक में जैसे है वैसे करते हैं, कि अदर बुक में भी है, उस ढंग से भी बताएंगे कैसे बनाना है इसको, जो आपको इच्छा लगे, जैसे आपको लगे, बस आपको बताना है जैसे ये कोपरमय संख्या हो। आइए पहले आपके बुक के अनुसार मानो, इसको मान लेंगे उल्टा मान, क्या करना है, उल्टा मान, ठीक है। जब कुछ दिया हुआ है क्या सिद्ध करना है, वो कोपरमय संख्या। हम क्या मान लेंगे, कोपरमय संख्या नहीं बल्कि कुछ है कोपरमय संख्या, ठीक है। और तब इन्हें लिखा है, यदि संभव है तो मान लिया कि ये सब कुछ ने सीधा लिखो, मानो 3 + 2√5 एक कोपरमय संख्या। कोपरमय संख्या है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 बराबर क्या, p/q। जहां p और q पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है, q ≠ 0 और p एवं q में एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ, ऐसा नहीं लिखोगे तो बस ऐसा लिख सकते थे, p और q अभाज्य, p और q क्या है, अभाज्य। चलिए और p एवं q में यह कुछ करता है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहा है स्क्वायर करेंगे, नहीं, यहाँ स्क्वायर नहीं करना। क्या करना है यहाँ पे किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना, कि तुम जानते हो इस बात को ना कि परमय संख्या और अपर्मय संख्या दोनों अलग अलग चीज होता है। तो परमय संख्या अपर्मय संख्या बराबर नहीं होती। इससे क्या करेंगे, अपर्मय संख्या पर अकेला कर देंगे पॉइंट, उनकी बात सब को उठा उधर से उठा कर फेंक देंगे, मतलब तुम उठा करने का मतलब भी है कि समझ रहे हो, ऐसा नहीं बोलते, करने का मतलब √5 का अकेला कर देंगे। ये प्लस 3 उधर क्या आ गया, माइनस 2√5 बराबर p/q माइनस प्लस 3 उधर क्या आ गया, माइनस। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, भीम का घटा टाइप का
p माइनस 3q बटे क्या होगा, ये सभी समझाना होगा क्या, नहीं ना। अब आइए √5 बराबर क्या हो गया, p माइनस 3q, 2 गुना में लगा दीजिएगा 8। अब तुम देखो p पूर्णांक है, q पूर्णांक है, 3 भी तुम्हारा पूर्णांक है। देखो पूर्णांक और पूर्णांक को घटाएगा क्या बोलता, पूर्णांक, और नीचे भी क्या हो गया पूर्णांक, पूर्णांक बटे पूर्णांक, नीचे जीवन है ना भाई, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या हो जाएगा, प्रमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये साइड प्रमेय हो गया और ये कौन सी हो गया, वो प्रमेय हो गया। ठीक क्या है, बराबर का चीज, ये कभी संभव है? तो प्रमेय के बराबर नहीं हो सकता, लिखेंगे यहाँ पे। ऐसे बहुत विचार को भाषा और मिला के लिख सकते हैं, लेकिन तो जरूरी नहीं है। 2 नंबर का पूछना है भाई, लिख देते हैं, ठीक है। √5 एक परमेय संख्या है, √5 एक परमेय संख्या है और p माइनस 3q बटा 2q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, हो गया, समझे क्या है, परमेय संख्या। हम जानते हैं कि परमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या के परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। ये 2 नंबर का एग्जाम था, ठीक है। अब 5 नंबर पहले के समय में 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता था, 1 नंबर का आता था, ठीक है। फिर 3 नंबर का भी क्वेश्चन आता था, 5 नंबर का भी आता था। जब 5 नंबर में आता था ना, तब देखो कैसे बनाते वे दिखाते हैं। हमारा मान्यता क्या है, गलत है। अतः 3 + 2√5 एक, अतः 3 + 2√5 एक तो परमेय संख्या है। क्या है भाई, तो परमेय संख्या। बस हो गया, यही काम करना है। अगर मान लो 7√2 एक परमेय संख्या है, सिद्ध करो, तो कुछ नहीं करना, √2 ज्यादा जाएगा, ठीक है। अरे 7√2 को बराबर क्या लिखोगे, p बटे q, ठीक है। √2 को रहने दोगे, 7 को उधर ले जाओगे, p बटे कितना हो गया 7q, तो इधर p बटे 7q क्या हो गया, परमेय। √2 कौन सी हो गया, अपरमेय। ये बात स्टेटमेंट लिख दो। तो इस तरह से आपका 1.3 क्या हो गया, खत्म। आप लोग बना लोगे, जो नहीं बनेगा फिर पूछ लेना, ठीक है। लेकिन चलिए कुछ हम बातें बताते हैं। हाँ देखो, लिखित बोलोगे तो लिखित बता देंगे, ऐसे मौखिक बोलोगे तो मौखिक बता देंगे। देखो कुछ किताब क्या करते हैं, उनको क्या है 3 + 2√5 एक और परमेय संख्या सिद्ध करो। तो कुछ किताब क्या करता है, पहले √5 को सिद्ध करना, √5 को सिद्ध करने आता है ना भैया। √5 को सिद्ध करने के बाद अब या सिद्ध करने के बाद तब ये वाला प्रोसेस लेता है, ठीक है। इस तरह से जैसे अभी बनाया है, ठीक है। कुछ किताब क्या करता है, ये बात तो सही है कि √5 में क्या है, वो परमेय संख्या ये सिद्ध कर देगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद स्टेटमेंट लिख देगा इस ढंग से कि 2 एक परमेय संख्या है, √5 क्या है, वो परमेय संख्या, 2 क्या है, एक परमेय संख्या, √5 क्या है, एक वो परमेय संख्या। एक परमेय
और एक कोपरमय संख्या का गुणनफल क्या होगा? कोपरमय संख्या। तो इसलिए 2 रूट 5 एक क्या हो गया? कोपरमय संख्या। अब 2 रूट 5 एक कोपरमय संख्या है और 3 एक परमय संख्या है। तो एक परमय संख्या हम जानते हैं, एक परमय संख्या और एक कोपरमय संख्या का जोड़ क्या होता है? एक कोपरमय संख्या। इसलिए 3 + 2 रूट 5 एक क्या है? कोपरमय संख्या। तो इस तरह से कुछ किताब बनाता है, ठीक है, समझे? लेकिन आप इसी ढंग से बनाइएगा लाइक कि आपके बुक में इसी तरह से, नहीं कोई दिक्कत। अब उनकी बात चलेंगे 1.4 में। 1.4 का थ्योरी बता दी है आपको पर्सनली स्ट्रक्चर का। हाँ, क्या बताए थे आपको कि कोई भी परमय संख्या है उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, ठीक है, निम्नलिखित परमय संख्या में बताना था कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत आवर्ती है, बिना भाग लगाए हैं। ये चीज हम सिखा चुके हैं, ठीक है। तो अब जो है बुक से एक एक करके बनवा लेंगे आपसे। 1.4 भी खत्म हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत? तो आज रोकते हैं यहीं तक, ठीक।